हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 है कर्व्स इन स्पेस। कर्व इन स्पेस, तो कर्व का आपको पता ही है क्या होता है। तो सिंपली वैसे तो ये जो है डिफरेंशियल ज्योमेट्री का सब्जेक्ट है, टॉपिक है। तो अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो कर्व क्या होता है, कोई भी कर्व ले लो। ये हो गया एंड ये हो गया साइन, ये भी कर्व हो गया। ठीक है, तो जितने भी ये सारे जो है हमारे होते हैं कर्व। और कर्व इन स्पेस, तो कर्व इन स्पेस की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो कर्व इन स्पेस होता है हमारा, ये मैंने जो है कर्व इन स्पेस की डेफिनेशन लिखी है। कर्व इन स्पेस इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट whose पोजीशन वेक्टर आर रिलेटिव टू ए फिक्स ओरिजिन ओ इज ए फंक्शन ऑफ सिंगल पैरामीटर, और लेट अस से वो पैरामीटर टी है। तो अगर इस डेफिनेशन को सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताऊं तो कर्व इन स्पेस होता है हमारा, मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व है, लेट अस सपोज ये है हमारा कर्व। ओके, एंड दिस इज ओरिजिन। तो इस कर्व पे आप कोई पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये ओ है, दिस इज पी। तो इस कर्व पे जब मैंने पॉइंट लिया है पी, तो इस पी का पोजीशन वेक्टर, लेट अस सपोज कि इसका पोजीशन वेक्टर है आर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज आर। आपने ये सब किया हुआ है पोजीशन वेक्टर वगैरह वेक्टर कैलकुलस में, और अब जो आप स्टैटिक्स में भी कर रहे हो शायद। तो पोजीशन वेक्टर आर को हम कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे प्लस जेड की। एक्स वाई और जेड जो है हमारे ये होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। नाउ अगर एक्स वाई और जेड एक सिंगल पैरामीटर पे डिपेंड कर रहे हैं तो इस कर्व को बोल देंगे हम कर्व इन स्पेस। अगर एक्स वाई और जेड, लेट अस सपोज एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू वाई टी, मीन्स इसका लिखने का मतलब है एक्स डिपेंड्स अपॉन टी, वाई डिपेंड्स अपॉन टी, जेड इज इक्वल टू जेड ऑफ टी। तो ये हो गया हमारा। अब आर जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप प्लस जेड टी के कैप, इस तरह हम लिख सकते हैं नाउ। और इसको फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर टी। तो आर वेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे, विच इज़ सिंगल पैरामीटर। तो हमारा ये है, तो इस कर्व को बिकॉज ये कर्व के पोजीशन वेक्टर लिया हमने जो है पी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, लेट पी बी आर्बिट्रेरी पॉइंट। पॉइंट ऑन दिस कर्व, ऑन कर्व। तो बिकॉज आर्बिट्रेरी और ये जो हमारा टी पे डिपेंड कर रहा है, तो इस कर्व को बोल देंगे हम, दिस इज कॉल्ड कर्व इन स्पेस। तो इसको जो है हम कर्व इन स्पेस बोलेंगे, टी इज हमारा पैरामीटर है। और आपने जो है एक ये भी पढ़ा है शायद, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे एस से। नाउ अगर इसी कर्व पे हम थोड़ा सा चेंज करें कि यहाँ पे जो है अब आगे मूव कर रहे हैं हम, लेट अस सपोज हम क्यू पे आ गए, पॉइंट क्यू पे। तो यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर हमने जो है लेट अस सपोज कि स्मॉल चेंज किया है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर एंड पी क्यू। पी क्यू आ जाएगा, अगर हम पी क्यू को लिखेंगे तो हमारा पी क्यू आ जाएगा डेल्टा आर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। बट ये तो हमने लिया है आर के रिस्पेक्ट में, बट अगर आप इसको लेट सपोज हमारी ए पी, ये आर्क लेंथ तो हो गई एस। आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमारी जो आर्क लेंथ, इतनी आर्क लेंथ होगी वो तो होगी ए पी इज इक्वल टू एस। नाउ बिकॉज इसमें स्मॉल चेंज हुआ है, तो जो ये आर्क लेंथ है इसको बोल दिया हमने डेल्टा एस। तो यानी कि ए क्यू हो गया हमारा एस प्लस डेल्टा एस। तो आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डेल एस के इक्वल आ जाएगी। आर्क पी क्यू इक्वल टू डेल एस। अच्छा, आपको ये भी पता है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, सपोज वी हैव ए वेक्टर ए, कोई भी वेक्टर, मैंने जो वेक्टर ए ले लिया, तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए, यूनिट वेक्टर अलोंग ए
ए के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, क्या करते हैं, वेक्टर ए को डिवाइड कर देते हैं इसके मैग्नीट्यूड से, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे यूनिट वेक्टर आ जाता है। अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर निकालूँ पी क्यू के अलोंग, कोड पी क्यू के अलोंग, कोड पी क्यू हमारी ये है और आर्क पी क्यू ये है, ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों जो है डिफरेंट है, बिकॉज ये जो है टी पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे पैरामीटर हो गया हमारा एस। नाउ अगर मैं यूनिट वेक्टर, देखो यूनिट वेक्टर निकालते हैं हम ऐसे, अब कोड पी क्यू के अलोंग वेक्टर कितना है ये, तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ आपको यूनिट वेक्टर अलोंग कोड पी क्यू के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, ये वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसके मैग्नीट्यूड से हम जो है डिवाइड कर देंगे, डेल्टा आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल आर, ओके ये आ जाएगा। नाउ अगर जो है आपको टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट कब निकलेगा, अगर ये पॉइंट Q जो है P को अप्रोच करेगा, भाई देखो ये हमारा इस तरीके से P Q, तो जब ये पॉइंट Q P को अप्रोच करेगा तो हमारी जो ये कोड PQ है, कोड PQ हमारी कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो ये हमारा टेंजेंट ये बन जाएगा। जब Q जो है टेंजेंट निकालेंगे हम, जब Q अगर P को अप्रोच कर रहा है तो हमारा वो आ जाएगा टेंजेंट, यानी कि Q अगर P को अप्रोच कर रहा है तो ये कोड PQ ऐसे ना आके ऐसे आ जाएगी, तो यानी कि ये बन जाएगा P पे टेंजेंट बन जाएगा हमारा। तो निकालते हैं टेंजेंट। सो आप इस तरह से when Q approaches to P then chord PQ becomes tangent, ये जो है टेंजेंट बन जाएगी, टेंजेंट एट P पे टेंजेंट बन जाएगा हमारा ये। और अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, देखो यूनिट वेक्टर तो हो गया हमारा ये, लेकिन अगर यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट P, तो वो उसके लिए हमें जो है इस पर लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। लिमिट क्या, Q किसको अप्रोच कर रहा है, P को, Q इज अप्रोचिंग P, तो Q अप्रोचिंग P, यह आ जाएगा लिमिट Q अप्रोचेस टू P डेल R बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल R, ये आ जाएगा। नाउ इसको आप जो है चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, Q अप्रोचेस टू P डेल R बाई डेल S इंटू डेल S बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल R, लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, डेल S से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। नाउ जब ये लिमिट हम अप्लाई करेंगे Q अप्रोचेस टू P, तो डेल S में और डेल R में देखो, और डेल S हमारे ये है, जब Q और P को, Q जो है P को अप्रोच करेगा तो डेल S किसके इक्वल आ जाएगा, डेल S इक्वल आ जाएगा डेल R के, यानी कि इस पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट आएगी हमारी 1, और ये जो हमारा आ जाएगा, तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा dr बाई डी एस आ जाएगा, बिकॉज इसकी लिमिट आ जाएगी 1 और हमारे पास ये बचेगा, जब इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dr/ds। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कर्व पे जो है आपको टेंजेंट वेक्टर निकालना है तो हमें निकालना है dr/ds। बट क्वेश्चन तो ये है हमारा, r तो जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है, r डिपेंड्स अपॉन t, तो s तो हमारे पास पता ही नहीं है ना। मान लो हमारे पास ये है r इजक्वल टू टी स्केयर कोस, सिंपल ले लिया मैंने, r को ले लिया अभी कोस टी, तो इसको dr/ds कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो ये है ना। ज़्यादातर आप क्या करोगे, dr/ds को 0 लिख दोगे, बिकॉज ये s पे डिपेंड नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कि ये s पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट एक्चुअल में ये जो है s पे डिपेंड कर रहा है। देखो अगर r हमारे ये गिवन है, मैंने एग्जांपल लिया है, और अगर आपसे ये बोला जाए कि dr/ds निकाल दो, तो आप क्या करोगे कि इसको जो है 0 लिख दोगे, बिकॉज s तो इसमें है ही नहीं, तो s के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये जो हमारा कर्व की पोजीशन वेक्टर है r, दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है, एक तो पैरामीटर हमने लिख दिया t, दूसरा पैरामीटर जिस पे डिपेंड करता है ये वो है s पे भी डिपेंड करेगा ये,
एक तो पैरामीटर है टी पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा पैरामीटर ये एस पे डिपेंड करेगा। और जब ये एस पे डिपेंड करेगा, यानी कि अगर हम इसको लिखेंगे व्हेन इफ इक्वेशन ऑफ कर्व डिपेंड्स अपॉन पैरामीटर एस, अगर ये पैरामीटर एस पे डिपेंड कर रहा है, टी की बजाय जो है एस पे डिपेंड कर रहा है, देन this equation is said to be in normal form। तो इस इक्वेशन को बोलेंगे, इस कर्व की इक्वेशन को बोलेंगे हम नॉर्मल फॉर्म में। दिस इज said to be नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस कर्व। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर सिंपल आप जो है r इक्वल टू आर टी लिख रहे हो, या तो टी पे डिपेंड कर रहा है, बट अगर आप इस तरह ना लिख के आर की इक्वेशन को लिखोगे आर एस में, तो ये फॉर्म हो जाएगी हमारी नॉर्मल फॉर्म। दिस इज सेड टू बी नॉर्मल फॉर्म ऑफ कर्व। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ कर्व। तो अभी तक हमने क्या किया है कि हमारी यूनिट टेंजेंट वेक्टर, जिसको हम डिनोट करेंगे टी से, जो ये हमारे यूनिट टेंजेंट वेक्टर, इसको हम डिनोट करेंगे टी कैप से। तो इसको टी कैप से डिनोट करेंगे। टी कैप किसके इक्वल आ गया, डी आर बाई डी एस के। डी आर बाई डी एस, यानी कि जब एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, तो उस केस में हम लिखेंगे आर डैश लिखेंगे, यानी कि आर डैश इक्वल हो जाएगा डी आर बाई डी एस। और अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है आर डॉट, तो इट मीन्स वो है डी आर बाई डी टी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आर डॉट लिखा हुआ है तो इट मीन्स डी आर बाई डी टी, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। और कहीं पे लिखा हुआ है आर डैश, तो इट मीन्स डी आर बाई डी एस, यानी कि हम एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अब जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में तो आपको इस तरह की फॉर्म मिलेगी, और क्वेश्चन ये आएगा फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। जब यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालेंगे वो तो हमारा इसके इक्वल आएगा, बट हमें एस तो पता नहीं है, तो इस फॉर्म को हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, लेट अस सी। टी कैप, इसको आप लिख सकते हो डी आर बाई डी एस, और फिर अगेन इस पे हम लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी, डी एस बाई डी टी, ये लिख सकते हैं। ओके, नाउ जब इसको फिर आप लिख सकते हो फर्दर, वी कैन राइट डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू टी कैप इंटू डी एस बाई डी टी। नाउ इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1 आएगा, बिकॉज ये यूनिट वेक्टर है। नाउ मैग्नीट्यूड अप्लाई किया बोथ साइड, टेकिंग मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास ये आ जाएगा डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टी कैप इज इक्वल इंटू डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी। इसका मैग्नीट्यूड तो हमें पता है क्या आएगा, तो यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा डी एस बाई डी टी का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड। बट ये तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो स्केलर है, तो हमारे पास जो ओनली मैग्नीट्यूड ही, अगर आप सिंपल भी लिख रहे हो उसको, तो इसका मतलब यही है कि वो जो है उसका मैग्नीट्यूड ही लिखा हुआ है स्केलर में। तो डी एस बाई डी टी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बाई डी टी। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन को बोल दो इक्वेशन नंबर 1 या जो भी आप लिखोगे। तो जब इस इक्वेशन में डी एस बाई डी टी की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो डी एस बाई डी टी की वैल्यू पुट करके हमारे पास क्या आएगा, टी कैप इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी अपॉन डी एस बाई डी टी के प्लेस पे मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बाई डी टी, मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बाई डी टी, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा टी कैप इज इक्वल टू आर डॉट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर डॉट, ये आ जाएगा। तो ये तो हम निकाल सकते हैं, बिकॉज आर जो है टी की टर्म्स में गिवन है, तो टी कैप इक्वल आ जाएगा डी आर बाई डी टी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो या तो अगर नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन गिवन है तो हम ऐसे निकाल लेंगे, और अगर सिंपल फॉर्म में इक्वेशन गिवन है तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा ये। तो मुझे लग रहा है कि आपको इसको निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ,
वो क्वेश्चन आपको निकाल के मुझे सेंड करना है। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हमारा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आर की इक्वेशन गिवन है, आर इज इक्वल टू log cos t आई कैप प्लस log sin t जे कैप प्लस √2t के कैप। इस केस में आपको जो है यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है। यूनिट टेंजेंट वेक्टर आपको निकाल के मुझे दिखाना है कैसे किया आपने। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।